वेलकम बैक। हाउ आर यू? कैंपस कनेक्ट एक बार फिर से ले आया हूँ आप लोगों के लिए। और कैंपस कनेक्ट होता है आप लोगों के लिए हमेशा यूथ से रिलेटेड, यंग पीपल से रिलेटेड, और आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने टिप्स हम दे सकते हैं उतने टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, स्पेशली फ्रॉम द कॉन्फिडेंस, विल पावर एंड योर डेडिकेशन टू द वर्क। इन दोनों चल रही है बुक आप लोगों के लिए डेल कार्नेगी की राइट टू इफेक्टिव स्पीकिंग। सो आज लेकर आया हूँ आप लोगों के पास पार्ट 9 भाग 9 बल। कई नाटक अच्छे होने के बावजूद दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम सिद्ध होते हैं। रंगमंच की ज़बान में कहा जाए तो ऐसे नाटक एक निश्चित प्रभाव से ऊपर उठने में नाकाम रहे हैं। दरअसल ऐसे नाटकों में रोचकता, मनोरंजन और प्रचंडता की कमी महसूस होती है। निस्संदेह ऐसे नाटक ताजगी से कम महसूस नहीं होते। सटीक शब्दों में कहें तो ऐसे नाटकों के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत कम तैयारी की जाती है और मंच पर भी अभिनय में जान डालने के खास प्रयास नहीं किए जाते हैं। इन नाटकों का प्रस्तुतिकरण बेहतर कर दिया जाए तब भी दर्शकों पर खास प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इन नाटकों को जल्द भुला दिया जाता है। बल क्या है? फोर्स। पूर्णतः स्पष्ट प्रतीत होने वाले शब्दों की बारीकी से छानबीन की जाए तो कई गुप्त अर्थ निकाले जा सकते हैं। बल को इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। शुरुआत करने से पहले आंतरिक और बाहरी शक्ति के बीच के अंतर को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक शक्ति कारण है तो दूसरा नतीजा। एक शक्ति वास्तविक है और दूसरी ईश्वरीय। इसी प्रकार निर्जीव और सजीव बल अलग अलग होते हैं। व्यक्ति में आंतरिक शक्ति को जुटाकर उससे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की असीम प्रतिभा होती है। यह कला गंधक पोटाश के समान नहीं होती जिसमें विस्फोट के लिए भारी ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। व्यक्ति की भारी ताकत से प्रभावित होने वाली वास्तविक शक्ति अंतर्मन से जन्म लेती है। ये सुनने में महज मनोवैज्ञानिक प्रतीत हो सकता है, लेकिन भाषण की कला में निपुणता हासिल करने में इसका प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। वक्ता के लिए मानवीय शक्ति और शारीरिक बल के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही इसके वास्तविक गुण को भी गंभीरता से समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर तेज आवाज में बोलना शक्ति का प्रतीक नहीं होता। ऊंचा बोलने को अक्सर चिल्लाना माना जाता है। महज गरजने से भाषण को प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। हालांकि कुछ ऐसे पल जरूर होते हैं जब भाषण के किसी हिस्से को तेज आवाज के जरिए बहुत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बल यदि कारण है तो प्रभाव भी है। आंतरिक शक्ति का जन्म 4 महत्वपूर्ण प्रगतिशील तत्वों से होता है। सबसे पहले बल की उत्पत्ति दृढ़ निश्चय से होती है। भाषण के दौरान किसी महत्वपूर्ण भाव को बल देने से पहले कथन की सत्यता, महत्व और सही मतलब का बोध होना बहुत जरूरी होता है। दृढ़ निश्चय विश्वास को जन्म देता है। द सैटरडे इवनिंग पोस्ट के एक लेख इंग्लैंड के TR में विंस्टन स्पेंसर चर्चिल ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि चर्चिल और रूजवेल्ट की कामयाबी के पीछे प्रभावशाली भाषण की कला सबसे बड़ी वजह रही है। आंतरिक शक्ति की महत्ता को गहराई से समझने के लिए इसके मूल सिद्धांत को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति दृढ़ निश्चय की भावना को कैसे महसूस करता है, इसका जवाब खुद सवाल में छिपा है। व्यक्ति इसको महसूस करता है। निश्चय का एहसास भावनात्मक तनाव पैदा करता है। थियोडोर रूजवेल्ट और बिली संडे की भाषण देते वक्त खींची गई तस्वीरों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। भाषण के अंत में पहुंचने पर उन वक्ताओं के जबड़ों में खिंचाव और तनाव की वजह से शरीर में खिंची नसों पर ध्यान दीजिए। नैतिक और शारीरिक बल लगभग एक ही तरह से काम करता है। दोनों बलों को दर्शाने में तनाव और तंतु शक्ति की भूमिका एक समान होती है, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम की। धनुष की प्रत्यंचा के खिंचाव और प्रत्यंचा खींचने में मांसपेशियों का बल दर्शकों को आकर्षित करता है। इसी प्रकार जब वक्ता अपनी संयोजक शक्ति का प्रदर्शन करता है तो दर्शकों में उत्सुकता की लहर प्रभावित हो जाती है। इस संयोजक शक्ति को उजागर करने के लिए इसे ढीला छोड़ना आवश्यक होता है। यही वो शक्ति है जो दर्शकों को सतर्क बनाती है। दर्शक वक्ता की जबान से बरसने वाले शब्दों की बौछार का उत्सुकता से इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार ये इंसानी फितरत है। एक गुड्डे में निश्चय और भावनात्मक तनाव जैसे जज्बात को नहीं डाला जा सकता। यदि आप अपने भाषण रूपी चबूतरे पर लकड़ी के बुरादे की गद्दी लगाने की सोचें तो स्वाभाविक है कि आपके भाषण की फूंक खुद ब खुद निकल जाएगी। निश्चय और तनाव की विकसित प्रतिभा से दर्शकों के बीच उत्साह पैदा करने का भरोसा पैदा होता है। उद्देश्य को बल की आधारभूत शक्ति माना जाता है। इसके अभाव में भाषण कमजोर पड़ जाता है। इससे चमक तो पैदा हो सकती है, लेकिन ये चमक बिना रीढ़ की हड्डी वाले जैसी मछली के समान महत्व होती है। जैसे रफ्तार से आप दर्शकों पर पकड़ बनाते हैं, उसी रफ्तार से आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। अंततः यदि विश्वास, तनाव और उद्देश्य के मिश्रण से लक्ष्य को गति नहीं मिल रही है तो इसका प्रयोग निरर्थक साबित होता है। अपनी शक्ति को निरस्ता में तब्दील ना होने दें, उसे सकारात्मक रूप देने का प्रयास निरंतर जारी रखें। क्या बल को अर्जित किया जा सकता है? हाँ, उस बल को अर्जित करने की इच्छा रखने वाला वक्ता उस उक्त प्रतिभा को हासिल कर सकता है। जैसे कि विश्लेषण के द्वारा इस कला पर पकड़ बनाने के हमने सुझाव दिए हैं। विषय पर विश्वास कायम करने तक भरोसे को अडिग रखें। यदि विचार जहन में तनाव पैदा नहीं कर पा रहा तो एहसास को जागृत करने की कोशिश जारी रखें। यदि हिम दरार को लांघना जीवन रक्षा के लिए ज़रूरी हो जाए तो किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मौके पर व्यक्ति अपनी मांसपेशियों में खुद ब खुद लचक महसूस करने लगता है।
इसी तरह से भाषा में निपुणता हासिल करने के लिए वक्ता प्रेरणा खोजने के स्तर से ऊपर उठ जाता है, अर्थात भाषा में निपुणता हासिल करने में भी इच्छा शक्ति अहम भूमिका अदा करती है। ये तथ्य दोहराने योग्य है, दक्षता हासिल करने में इच्छा शक्ति सर्वोपरि है। इच्छा शक्ति की लौ जलाए रखना यानी कि विल पावर के लिए दर्शक या फिर आप खुद प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। इंजन कितना भी उत्तम हो, ईंधन के अभाव में उससे काम नहीं लिया जा सकता। उसी प्रकार विराम, स्वर के उतार चढ़ाव और सुर के बदलाव में अभ्यस्त वक्ता में ऊर्जा का अभाव प्रस्तुति को अप्रभावशाली बना देता है। भाषण में बल पैदा करने के 4 महत्वपूर्ण गुणों पर भरपूर नियंत्रण होना चाहिए। वे गुण इस प्रकार हैं: विचार, विषय पर मजबूत पकड़, शब्दों का सटीक चयन एवं प्रस्तुतिकरण। इस अंक में इन सभी विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, विशेषकर सटीक शब्दों का चयन। इसके जरिए व्याख्यान की कला बेहद प्रभावशाली हो जाती है। भाषण में बल स्थापित करने के लिए खास उदाहरणों पर ध्यान दें। सटीक शब्दों का चयन। असाधारण शब्दों के मुकाबले सामान्य शब्द ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। बाजीगरी के मुकाबले हाथ की सफाई ज़्यादा प्रचलित शब्द है। लंबे शब्दों के मुकाबले छोटे शब्द ज़्यादा प्रखर होते हैं। समापन के मुकाबले ख़त्म ज़्यादा प्रचलित शब्द है। संस्कृत के मुकाबले देवनागरी हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। अग्नि की जगह आग का इस्तेमाल ज़्यादा प्रभावशाली महसूस होता है। व्यापक शब्दों के मुकाबले निश्चित शब्दों का महत्व ज़्यादा होता है। मुद्रक की जगह छापने वाला ज़्यादा स्पष्ट भाव पैदा करता है। लक्ष्य साबित करने वाले शब्द निसंदेह आमतौर पर बोले जाने वाले शब्दों के मुकाबले ज़्यादा गहरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादी हो गई के मुकाबले आखिरकार उसने शादी कर ही ली से भाव की स्पष्टता बढ़ जाती है। शख्सियत से संबंधित अपशब्दों के मुकाबले लक्षण दर्शाने वाले शब्दों का प्रभाव ज़्यादा होता है। उस मक्कार इंसान से कह देना के मुकाबले उस चालाक लोमड़ी से कह देना जैसे शब्दों से भाव ज़्यादा भद्र एवं प्रभावशाली हो जाता है। शब्दों को क्रमबद्ध करना। वाक्य की शुरुआत ध्यान आकर्षित करने वाले शब्दों के साथ करें। प्रोफेसर बैरेट वेंडल के मुताबिक प्रतिष्ठावान शब्दों के साथ वाक्य का अंत करें। कमज़ोर विचारों के सम्मुख गहन एवं गंभीर विचार प्रस्तुत करें। इस वैचारिक तुलना से आत्मविश्वास बढ़ता है। भाव को ज़्यादा विस्तार से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। छोटे वाक्य ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। निरर्थक शब्द को भाषण से छांटने की कोशिश करें ताकि अहम शब्दों पर विशेष बल दिया जा सके। आम घरेलू कहावतों का इस्तेमाल औपचारिक और दार्शनिक विचारों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली होता है। वाक्यों में गहन विचार को सही स्थान दें। इस प्रकार विचार के महत्वपूर्ण हिस्से को ज़्यादा बल प्रदान किया जा सकता है। लेकिन किसी ने कहा है, विषय के दिलचस्प हिस्से पर निर्भर होने से प्रभाव नहीं जमता। उसके मूल भाव, स्पष्ट तौर पर की गई व्याख्या और प्रस्तुति का सौंदर्य दर्शकों को आकर्षित करने में ज़्यादा कारगर साबित होता है। किसी व्यक्ति को बलपूर्वक आकर्षित करने के मुकाबले उसे मोहित करना ज़्यादा उत्तम तरीका है। बल का प्रयोग क्यों किया जाए, यह नज़रिया वास्तविकता के बेहद करीब है, लेकिन पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं है। स्पष्टता, धारणा, सौंदर्य एवं सत्य की धारणा और साधारण व्याख्या करना आवश्यक होता है। निश्चित ही इन गुणों के मिश्रण से प्रस्तुतिकरण में 4 चांद लग जाते हैं। छोटे मोटे प्रहार की परवाह करने वाले वक्ता आक्रामक संदेश देने में विफल साबित होते हैं। जिस तरह सख्त चमकीले पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मात्र सहजता से दर्शकों में जिज्ञासा पैदा नहीं की जा सकती। दर्शकों से भरे मंच के सम्मुख अभिनय करते समय यदि आप भावुकता के साथ कहें, मुझे लगता है कि नाट्यशाला में आग लग गई है, तो जाहिर तौर पर दर्शक हंसी से फूट पड़ेंगे। यदि इस भाव को चिंता और बौखलाहट के साथ व्यक्त किया जाए तो दर्शक एक दूसरे को रोनते हुए बाहर के दरवाजे की ओर भागना शुरू कर देंगे। वक्ता के मिजाज और भाषा के प्रभाव से संदेश दृढ़ हो जाता है। किसी अदाकार भाषण में मुझे लगता है, मुझे पता लगाना होगा, मेरी राय में और शायद ये सच है जैसे भाव का उपयोग नहीं किया गया है। वक्ताओं के आत्मविश्वास और निर्भीक भाषण शैली ने ही महान एवं यादगार भाषणों की नींव रखी है। दरअसल वक्ताओं ने शब्दों के जरिए अविनाशी सत्य को जाहिर करने की हिम्मत दिखाई है। ईसा मसीह के बारे में कहा गया है कि साधारण व्यक्ति ईसा मसीह का प्रवचन बहुत आनंद से सुनते थे। क्यों? दरअसल ईसा मसीह पूर्ण विश्वास के साथ शिक्षा प्रदान करते थे। दर्शकों पर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता कि आपके मुताबिक क्या सही है और आपकी मान्यता क्या है। भाषण में दर्शकों को आकर्षित करने की ऊर्जा होनी चाहिए। बोलने से पहले विचार की सत्यता को परखा जाना चाहिए, फिर उस विचार को ब्रह्म सत्य के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। दृढ़तापूर्वक विचार की सत्यता को प्रमाणित करना चाहिए और विचारों की घोषणा चुनौतीपूर्ण लहजे में करनी चाहिए। यदि आप विश्वास के साथ नहीं बोल सकते तो बेहतर है कि चुप रहें। एक कट्टर विचार वाले युवा मंत्री में वो कौन सी शक्ति होती है जो हठधर्मी होने के बावजूद दर्शकों को प्रोत्साहित करने में कामयाब हो जाता है। मेरे दोस्तों, जो मैं आपको मानता भी हूं, कर्तव्य के नाते आपको बताना चाहता हूं कि पश्चाताप ही पापों को धोने का सही मार्ग है। पश्चाताप से पाप पूरी तरह धुल जाते हैं, साथ ही सत्य के मार्ग की जानकारी मिलती है। लेकिन इससे बड़ी सच्चाई ये है कि यदि मैं भी आपको यही शिक्षा देने लगूंगा तो सभी लोग पश्चाताप का मार्ग अपना लेंगे, फिर यहाँ कोई नहीं बचेगा।
प्रभावशाली भाषण में एक युग से संबंधित दर्शन प्रस्तुत करना चाहिए। आज के दौर में उत्साहहीन और बेमन से प्रस्तुत किए गए भाषण को कोई नहीं सुनना चाहता। आज के युग में समाज दुनिया भर की जानकारी रखता है, लिहाजा भाषण और विचारों को प्रचलित करने के लिए वक्ता को दर्शकों के मिजाज को समझना चाहिए। पहली कतार में बैठकर किसी प्रसिद्ध नाट्य रचना को गौर से देखिए। ध्यान रहे, रोमांचक नाट्य रचना हास्य रचना नहीं। नाटक देखते समय कहानी से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लीजिए और प्रस्तुतिकरण की तकनीक एवं कलाकारों के अभिनय पर ध्यान केंद्रित कीजिए। नाटक के अंत में अभिनय में विशेष आकर्षण एवं प्रबलता का अनुभव होगा। इस अध्याय में यही प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। दरअसल पूर्ण रूप से सुनियोजित, नियंत्रित और कोमलता से किया गया बल प्रयोग दर्शकों के मन पर अमिट छाप छोड़ने का काम करता है। कल लेकर आता हूँ इससे जुड़ी बातें। भाग 9 आप लोगों के पास जारी रहेगा डेल कार्नेगी की बुक अच्छा बोलने की कला से। बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी।